हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो मेनली आपके ग्रीक फिलोसफर्स जैसे कि इपिक्टेटस, सेनेका, इन लोगों के बारे में, जो इनकी फिलॉसफीज थी, क्योंकि इन्होंने अपनी एक लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट लाइफ को जानने में लगा दिया है और एक अपनी फिलॉसफीज दी हैं जो आज के समय में बड़े बड़े कॉलेजेस में एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। उनकी फिलॉसफीज, उनकी थ्योरीज हमारे लिए एक बेनिफिशियल है, एक एक मीनिंगफुल और एक हैप्पी लाइफ के लिए। तो ये सब मैंने एक बुक में पढ़ा था, तो मैं वो 400 से 500 पेज की बुक आपके लिए एक समराइज़ करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और वो होगी भी क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें मदद करती है एक लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए और एक थोड़ा खुशी से रहने के लिए। ऐसा नहीं है कि लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो थ्योरीज हैं और आप थ्योरीज समझने के बाद अप्लाई आपको ही करनी पड़ेगी और आपको ही समझना पड़ेगा कि किस तरह, क्योंकि हर एक इंसान एक अलग अलग बैकग्राउंड फॉलो करता है या एक अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से ज़रूरी नहीं कि हर थ्योरी आपके लिए काम करे। पर 3 थ्योरीज थी और कुछ प्रिंसिपल्स थे जो मैं बताना चाहता हूँ, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप वो उसे फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ एक मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो पहली थ्योरी जो मिली थी, जो ग्रीक फिलोसफर्स ने दी थी, वो ये थी कि हमें अपने आप को नेचर के साथ अलाइन करना पड़ेगा और विलिंगली एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, और उन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा जो हमारे कंट्रोल में है। बड़ी सिंपल चीज़ है ये, पर ये कॉम्प्लिकेटेड भी है एट द सेम टाइम। जैसे कि हमारी लाइफ में कोई भी इंसिडेंट होता है तो हमारा जो पहला जो इंस्टिंक्ट होता है वो ये होता है, हम अपने आप को कोसने लगते हैं या हम रिग्रेट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी एनर्जी होती है वो मेनली उन चीज़ों पर चली जाती है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि अगर कभी कोई आपके साथ बुरा हादसा हुआ हो या कोई चीज़ ऐसी हुई हो जो कि आपके कंट्रोल में नहीं थी पर वो हो गई, चाहे वो किसी वजह से हुई, आपने कोई काम गलत करा या आपने समय बेकार करा, वो जो भी आपने किया, चाहे वो गलतियां थी या अच्छाई थी, पर वो हो गया किसी कारण की वजह से। उसके बाद जब उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद जब आपको पता लगा कि मैं कुछ उसमें अच्छा नहीं कर पाया, तो उसका पहला इंस्टिंक्ट हमारे दिमाग का ये होता है कि हम अपने जो पुराना समय है, जो बीत गया है, हम उस पर फोकस करने लग जाते हैं कि मैं काश ये कर लेता, मैं काश उस समय थोड़ी और मेहनत कर लेता, या मैं ये चीज़ ना करके ये वाली चीज़ें कर लेता जिससे कि मेरी जो लाइफ है वो और अच्छी हो सकती थी। तो आप खुद सोचो थोड़ी देर के लिए, क्या ये वर्थ इट है? पुराने समय को सोचना जिसकी कोई अब वैल्यू भी नहीं है। वैल्यू इन द सेंस कि हम उसे बदल नहीं सकते, वो पास्ट है, हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। आप खुद ही सोचो, जो आप सेंटेंस बोल रहे हैं, जो हम सेंटेंस बोलते हैं, मैंने भी ये गलती करी है कि काश मैं अपना समय बदल पाता। क्या हम बदल सकते हैं? हम नहीं बदल सकते। तो उनका यही कहना है कि हमें अपने आप को नेचर के साथ अलाइन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम अपनी जो मीनिंग है, जो हमारी लाइफ का मीनिंग है, वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ और आपने पास्ट पे फोकस ना करके, आप जैसे जैसे जब मेरे साथ कुछ बुरा होता है, मैं एक चीज़ बोलता हूँ जो है सो है। अब मैं पास्ट को नहीं बदल सकता, मैं फ्यूचर में अपने एक्शंस चेंज कर सकता हूँ। तुम पास्ट से सीख सकते हो, तुम पास्ट को बदल नहीं सकते। तो इसी तरह उनकी पहली जो थ्योरी या प्रिंसिपल था वो फॉर्मुलेट करता है कि उस चीज़ पर फोकस करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, ना कि उस चीज़ पे जो कि तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है। अब ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने तुम्हें दिया, ये कई चीज़ों पे भी अप्लाई हो सकता है। तुम्हारा रिलेशनशिप में या तुम्हारा एजुकेशन में, तुम्हारी किसी भी चीज़ में तुम ये अप्लाई कर सकते हो। जैसे रिलेशनशिप में कोई तुम्हारे साथ इंसिडेंट हो गया है जो अब कंट्रोल में नहीं है तुम्हारे, कोई तुम्हें ट्रॉमास मिल गए हैं
और अब तुम उस ट्रॉमा पे फोकस करके जो तुम्हारा एक आगे की जो रिलेशनशिप मीनिंगफुल हो सकती है वो नहीं हो रही है, क्योंकि तुम्हारा सारा फोकस ही उस ट्रॉमास पे है। सेम एजुकेशन में तुमने कोई एग्ज़ाम दिया, वो पास नहीं कर पाए तुम, तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम उस पास्ट को लेकर रो सकते हो कि मेरे से ये नहीं हुआ, या मैं काश मेहनत कर लेता, या दूसरी चीज़ ये कर सकते हो तुम कि या तो उससे अच्छा अपना जो आगे आने वाला जो तुम्हारा समय है, तुम किसी और एग्ज़ाम पे या उसी एग्ज़ाम पे अगर अटेम्प्ट बचे हैं उस पर फोकस कर सकते हो, अपने आप से पूछ सकते हो कि मुझे सही में करना है या नहीं करना है। तो इस तरह की चीज़ें, पहली थ्योरी और पहला प्रिंसिपल यही कहता है कि हमें अपने आप को नेचर के साथ अलाइन करना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम नेचर को ब्लाइंडली फॉलो करें। उनका मेन जो आखिरी पॉइंट था उनका यही था कि नेचर में भी 4 चीज़ें हैं, विजडम, सेल्फ डिसिप्लिन, करेज और जस्टिस। अगर तुम कोई चीज़ फॉलो कर रहे हो तो ये जो 4 चीज़ें हैं, तुम इसमें एक परफेक्शन की तरफ जाओ कि तुम जो चीज़ अपने मन से चूज़ कर रहे हो। मान लो तुम एक चीज़ छोड़ रहे हो, पर जो चीज़ तुम छोड़ रहे हो और जो चीज़ तुम पाना चाह रहे हो, या जो चीज़ तुम एक पकड़ रहे हो जिस चीज़ को, उस चीज़ में 4 चीज़ें जो तुम्हारी हैं, विजडम, करेज, सेल्फ डिसिप्लिन और जस्टिस, ये जो तुम्हारी 4 सेंसेस हैं, ये तुम्हारी परफेक्शन की तरफ होनी चाहिए, जिससे कि तुम एक मीनिंगफुल सेंस में जाओ आगे। तो ये 4 वर्च्यूज़ थे जो उन्होंने दिए थे अपनी थ्योरी के हिसाब से। दूसरी जो उनकी थ्योरी थी, उनकी जो दूसरा उन्होंने प्रिंसिपल दिया था, उस प्रिंसिपल को वो ये कहते हैं कि हमें अपने नेचर के साथ हार्मनी के साथ रहना है और परफेक्शन की तरफ जाना है विजडम और वर्च्यू के। सिंपल लग रहा है पर ये सिंपल है नहीं। जैसे कि अगर तुम कभी किसी चीज़ को छोड़ना चाहोगे ना, तो तुम्हारा ब्रेन है या तुम्हारी जो बॉडी है वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी कि तुम उस चीज़ को छोड़ क्यों रहे हो। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई एक इंसिडेंट हो। तो जितना ये इजी लगता है कि हम चीज़ों को छोड़ सकते हैं, वो इतना इजी नहीं होता। हमारे पास कुछ बड़ा पर्पस होना चाहिए या एक बड़ा गोल होना चाहिए, जब भी हम उन गोल को छोड़ पाते जो हमने पहले बनाए हैं। और कई बार कई केसेस में हमें चीज़ें छोड़नी पड़ती है, हमें गिव अप करना पड़ता है। ये एक सच्चाई है, क्योंकि एट द एंड हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, सर्कमस्टेंसेस भी बन जाते हैं जिसकी वजह से हमें गिव अप करना पड़ जाता है। तो जब हम गिव अप करते हैं, क्योंकि कहना आसान है डू नॉट गिव अप, पर जब एक आदमी या एक इंसान गिव अप करने लगता है तो उसका मतलब वो अपने चारों तरफ से चीज़ें भूल चुका है, उसके पास एक प्रेशर आ गया है क्योंकि वो संभाल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो गिव अप करने का सोच रहा है। जैसे अब वो तरीका अलग हो सकता है कि वो गिव अप क्यों कर रहा है। जैसे कई लोग आलस की वजह से गिव अप कर रहे हैं, वो सही नहीं है, पर कई लोग अपने मेंटल पीस या उन्हें वो करना ही नहीं है जिसकी वजह से वो गिव अप कर रहे हैं। तो ये चीज़ जब तुम करने लगते हो तो ये इजी नहीं होता है, और ये हार्मनी जो हम अपने नेचर के साथ बना सकते हैं वो इतने ईजिली नहीं बनती है, क्योंकि हमारी बॉडी हमेशा रेजिस्ट करेगी। जैसे अगर तुम आज जिम जाने की बात करो तो तुम कल जिम नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी रेजिस्ट करेगी अभी, क्योंकि वो कहेगी कोई नहीं, मैं आज नहीं, मैं कल चला जाऊंगा। या तुम कोई आज एक नया सब्जेक्ट पढ़ने की बात कर रहे हो, तुम आज एक नई रीडिंग या नई बुक पढ़ने की बात कहोगे, तो कल तुम मोस्ट लाइकली तुम अवॉइड ही करोगे, तुम कहोगे आज नहीं, मैं कल कर लूँगा। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन चीज़ें नेचर है हमारी जो बॉडी है वो रेजिस्ट करती है, क्योंकि हम कभी अपने नेचर के साथ अलाइन ही नहीं हो पाए हैं। तो इसीलिए दूसरा जो उनकी जो थ्योरी थी, उनकी थ्योरी में वो ये कहते हैं कि हमें किसी छोटे पर्पस को छोड़ने के लिए एक बड़ा पर्पस ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम्हारा पर्पस पहले वाले से बड़ा पर्पस नहीं है तो तुम हमेशा उस पर्पस के ऊपर ध्यान रखोगे जो तुमने छोड़ा है, फिर तुम रिग्रेट करोगे, फिर रिग्रेट होगा
कि मैंने ये वाला पर्पस क्यों छोड़ा। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी। अगर तुम कोई चीज़ छोड़ रहे हो या तुम कोई एक मीनिंगफुल लाइफ पाना चाह रहे हो, तो तुम्हें तुम्हारा जो पर्पस है वो एक क्लियर पर्पस होना चाहिए। वो हाँ, कभी कभी वो धुंधला हो सकता है, पर मेनली जो अगर साल में 8 से 10 महीने वो क्लियर रहना चाहिए। 1-2 महीने में कई कई बार फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसकी वजह से पर्पस नहीं देख पाता, या अपने साथ ही कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से वो कहीं के बार डिले हो सकता है। पर ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ 10 महीने तुम्हें उस पर्पस के बारे में ध्यान ही नहीं आ रहा और एग्ज़ाम से 2 महीने पहले या किसी रिश्ते में 2 महीने पहले तुम्हें वो पर्पस याद आ रहा है। तो एक पर्पस जो कि तुम्हें विजडम, वर्च्यू, तुम्हें परफेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए फोर्स करे तुम्हारी बॉडी को, तो वो जो परफेक्शन एक्वायर करने की तुम्हारी जो जिद बनेगी वो अलाउ करेगी तुम्हें एक मीनिंगफुल लाइफ बनाने के लिए। अभी सेकंड थ्योरी के हिसाब से तुम ये पर्पस कैसे एक्वायर करोगे, ये 3 चीज़ें तुम कैसे एक्वायर करोगे, मतलब सेकंड थ्योरी के हिसाब से 3 उसके सब पार्ट्स दिए थे फिलोसफर्स ने उस चीज़ को एक्वायर करने के लिए, उस पर्पस को एक्वायर करने के लिए। पहला था द डिसिप्लिन ऑफ डिज़ायर। अब इसमें एक नेगेटिव पॉइंट था कि अगर तुम्हारा जो डोमेन है अगर उसमें सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो इवेंचुअली तुम अनहेल्दी डिज़ायर्स की तरफ मूव ऑन होने लग जाओगे, जैसे कि रेपुटेशन, फेम। तुम एक इनडिफरेंस बनाने लग जाओगे अपने ऊपर, क्योंकि मोस्टली केसेस में ये होता है कि हम जब एक डिज़ायर पा लेते हैं तो हमें लगता है कि हम बाकी पॉपुलेशन से एक ऊपर हैं, जो कि अच्छी बात है। पर दिक्कत तब आती है जब हम इस चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंट या अपने आप से सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें फॉल करने लग जाती हैं। तुम्हारा जो पर्पस है, जो जिस पर्पस के लिए तुमने एक डिज़ायर पाया था या एक पर्पस जो तुमने पाया था, वो कहीं ना कहीं फेड होने लग जाता है, जिसकी वजह से कि अनहेल्दी हैबिट्स की तरफ बढ़ने लग जाती हैं चीज़ें। दूसरा जो डिज़ायर था, जो दूसरा जो प्रिंसिपल था वो था द डिसिप्लिन ऑफ एक्शन। कि तुमने एक डिज़ायर तो कर लिया है, तुमने एक डिज़ायर तो पा लिया, एक पर्पस तो पा लिया है, अब तुम्हें उस पर्पस के अकॉर्डिंग ही अपने एक्शंस बनाने पड़ेंगे। सिंपल एग्जांपल में, अगर तुम्हें एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो तुम्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे अपने सामान की, अपने कपड़ों की। अगर तुम कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो उसी हिसाब से जो तुमने डिज़ायर पाया है, तुम्हें उस डिज़ायर के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। और जितना बड़ा डिज़ायर होगा उतने ज़्यादा एक्शंस होंगे। और उसमें एक लाइन थी कि यू शुड नॉट हैव अनहेल्दी डिज़ायर और अनहेल्दी पैशन, जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ रूइन हो जाएगी या तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो तुम्हें एक अनहेल्दी पैशन या अनहेल्दी डिज़ायर कि मुझे लोगों से बदला लेना है या मुझे लोगों को नीचा दिखाना है, तुम्हारा कभी ये पर्पस नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारी लाइफ, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे चीज़ें अच्छी रहती हैं पर लॉन्ग टर्म पे ये तुम्हारी लाइफ को ख़राब कर पाएंगी, क्योंकि तुम फिर पर्पस लैक करने लग जाओगे। क्योंकि अगर तुम्हारा पर्पस ही किसी को नीचा दिखाना है तो वो चीज़ सही नहीं है। तुम्हारा पर्पस मेनली ये होना चाहिए कि हम लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ मैं, क्योंकि एट द एंड हम ह्यूमन हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों की मदद करें, क्योंकि अभी भी कुछ लोग अच्छे इस दुनिया में हैं। और मैं भी ये चाहूँगा कि हम सब अच्छे बने रहें लोगों से, अब सबसे नहीं पर कुछ लोगों से जो अच्छे हैं। तीसरा उनकी जो तीसरी थ्योरी थी कि हमें हार्मनी के साथ रहना है मैनकाइंड के, और सेल्फ फंडामेंटली लोगों से अच्छे रहें। क्योंकि एक टाइम के बाद लोग हमें याद करेंगे। अब वो याद उस हिसाब से होगी कि वो हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं या हमारे बारे में बुरा सोच रहे हैं, जो कि डिपेंड करेगा टोटली तुम्हारे आज के एक्शंस पे या तुम्हारे शुरू के 2 पॉइंट पे
कि तुमने उनकी लाइफ में क्या एक चीज़ लाई है, या तुमने उनकी लाइफ में एक पर्पस दिया है, या तुमने उनकी मदद करी है, तुमने उनकी हेल्प करी है, जिसकी वजह से वो तुम्हें याद करें एक पॉजिटिव वे में, ना कि एक नेगेटिव वे में। जैसे कि आपके घर में होता होगा कि जब किसी रिश्तेदार की बात होती है, कई रिश्तेदार के बारे में हमारे माँ बाप बहुत अच्छा बोलते हैं, कई रिश्तेदार के बारे में हमारे माँ बाप बहुत बुरा बोलते हैं। हालांकि हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए बाकी लोगों से, पर अगर कोई हमें याद भी कर रहा है तो वो अच्छी चीज़ों के लिए याद करे, ना कि बुरी चीज़ों के लिए याद करे। तो हमारा उनका जो तीसरा जो फंडामेंटली जो तीसरी थ्योरी थी वो ये थी कि हमें लोगों के साथ अच्छा रहना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें लोगों के ओपिनियन हमारे लिए मैटर करने चाहिए। उनका कहना ये था कि हमें लोगों के साथ हार्मनी, उनके साथ अच्छे से रहना है। ये नहीं कि हम उन्हें फॉलो करने लग जाएं। अच्छा रहना और फॉलो करने में अंतर होता है। तो उनकी आखिरी थ्योरी ही ये थी कि हमें लोगों के साथ अच्छा रहकर लोग हमारे बारे में जो अच्छी चीज़ें हैं वो लोगों को बताएं, जिससे कि एक हमारी लाइफ का जब हम मरें तो एक मीनिंग रहे कि हाँ, एक अच्छा इंसान था, उसने ये चीज़ें सिखाई, ना कि कोई ये कहे कि क्या ही इंसान था, क्यों ही पैदा हुआ। तो ये हमें ध्यान रखना है। और अगर मैंने बहुत कोशिश करी अपनी तरफ से, जितना मैं अच्छे से समझा सकता था, जो थोड़ी बहुत ही कमी रही होगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और मैं कुछ जो उनकी थ्योरीज थी मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारे लिए रख दूँगा। तुम और अच्छे से समझना चाहो तुम और अच्छे से समझ सकते हो। थैंक यू।